नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता या आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स और उनके कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, और हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनके क्या कॉज है और इनके क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे पॉकेट्स पर भी। तो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखते हैं हम सारे न्यूज आर्टिकल्स का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये कह रहा है कि G20 मेंबर्स फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन इकोनॉमी, क्रिप्टो, यूक्रेन इंटरनेशनल लॉ रिमेन्स स्टिकिंग पॉइंट्स। अब देखेंगे, अभी G20 समिट चल रहा है, इस बार काफी ज्यादा चर्चा में है। और जो थर्ड मीटिंग हुई G20 की, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक जैसे हमारा RBI है, तो ये सारे G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने कंक्लूड किया थर्सडे को एक डॉक्यूमेंट का आउटकम। यहाँ पर देखा गया कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं G20 की, वो अग्री कर रही है ऑलमोस्ट ऑल इशू पे, जो कि बहुत कम होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता इतना इजीली। एंड एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है डेट के लिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए, और एक स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्रिप्टो से रिलेटेड चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा पहले भी कई बार इंडिया ने ये आवाज उठाई है कि क्रिप्टो को लेके ऐसे रेगुलेशंस आने चाहिए पूरी दुनिया में, और कई बार तो ये भी कहा गया है कि इसे बैन कर देना चाहिए। इसकी ट्रेडिंग वगैरह में बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि ये हो यहाँ पर या कहीं और, एंड वो चाहती है कि पूरी तरीके से बंद हो जाए। एक बार ऐसा था, लेकिन अब देखते हैं कि इसके लिए कॉमन ग्राउंड्स क्या होंगी। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, लेकिन हाँ ऐसे टैक्स लॉज लाए गए कि वो वर्चुअली अब से ट्रेड करना या स्पेकुलेट करना या इन्वेस्ट करना एक तरीके से बिल्कुल ही कह सकते हैं इसमें इम्पॉसिबल हो गया है प्रॉफिट कमाना। इतने सारे टैक्सेस आ गए हैं, इतने बड़े बड़े टैक्सेस हैं, प्लस लॉ सेट ऑफ नहीं हो सकते इस तरीके से। तो आगे गवर्नमेंट का क्या फ्रेमवर्क होगा और ये जो टैक्सेशन है क्या ये चेंज होंगे, क्योंकि इसी तरीके से अभी एक नया टैक्स लॉ प्रपोज किया गया फैंटेसी ई स्पोर्ट्स जैसे जो ऑनलाइन गेम्स है उनके लिए भी। तो उन्हें हॉर्स रेसिंग की कैटेगरी में ला दिया गया, मतलब कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हॉर्स रेसिंग अगर आप देखें तो ये प्रॉपर गैमलिंग है, लेकिन ये एप्लीकेशंस कहते हैं जो गेमिंग के हैं कि ये प्रॉपर गैमलिंग एप्स नहीं है, यहाँ पर स्किल भी रिक्वायर्ड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो यहाँ पर लेकिन इतने बड़े टैक्सेस आ गए कि काफी सारी कंपनीज ये कह रही हैं कि ये वर्चुअली अब इम्पॉसिबल कर दिया इन्होंने कि कोई इसे खेले और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो क्रिप्टो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, इनकी भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आगे क्रिप्टो में रेगुलेशन लाने होंगे, अच्छे से रेगुलेट करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी पॉपुलैरिटी भले ही थोड़ी कम हुई हो लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रही, और इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी भी चल रहे हैं। अब ये नए रूल्स आने की वजह से कई सारी जो कंपनीज इंडिया में थी वो बाहर चली गई, जैसे कि दुबई। सो दुबई जैसी कंट्रीज कर ये रही है कि वो एक इकोसिस्टम बना रही है और वो सारी दुनिया की सारी क्रिप्टो कंपनीज को वहां बुला रही है। तो देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज क्रिप्टो की बाइनेंस, वो भी वहीं पर है, और इंडिया से भी काफी सारे एक्सचेंजेस भी दुबई गए, साथ में और भी कंपनीज दुबई शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से एक कॉमन अगर फ्रेमवर्क बन पाए तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। सारी कंट्रीज में अगर आप देखें कि इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर सेम एक ही तरीके के लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इससे फायदा कंपनीज को भी होगा और कंट्रीज को भी होगा। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो छोटा सा आर्टिकल है ये कह रहा है कि IMF ने कहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई रह सकता है लॉन्गर, और RBI ने भी कल ये स्टेटमेंट दी थी कि इन्फ्लेशन अभी रहने वाला है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, अब आप ये सोचिए कि आपने देखा होगा अगर आप लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का भी आपके पास बिल है, या आप सोच रहे हैं आगे कभी भी लोन लेंगे घर बनाने के लिए, कार के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेट हाइक साइकिल चेक करें एक बार कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जैसे आप देखेंगे पिछले 2 साल से बढ़ रहे हैं लगातार। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे FD के रेट्स भी इंक्रीज हुए हैं, बैंक्स फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है, लेकिन लोन्स के भी जो इंटरेस्ट है, कॉस्ट है, वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पर लेकिन ये आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से ये पॉज होना स्टार्ट हो गया। RBI ने रेट घटाया नहीं लेकिन पॉज कर दिया, क्योंकि हमारा एम क्या था, महंगाई को कम करना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। अब महंगाई इधर नीचे आ रही थी काफी टाइम से, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से थोड़ा सा स्पाइक आया है महंगाई दर में, इन्फ्लेशन में, इंडिया में स्पेशली। US में डेटा अच्छा है लेकिन इंडिया में नहीं।
तो हो ये रहा है कि इंडिया में, इसलिए आरबीआई ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन का जो चैलेंज है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे वेजिटेबल्स और टमेटोज और जैसे और भी वेजिटेबल्स, इनके प्राइसेस इंक्रीज हुए क्योंकि इस बार वेदर भी बहुत ज़्यादा कुछ कह सकते हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, प्रेडिक्टेबल नहीं था। कहीं पे जहाँ गर्मी के वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, मतलब इस तरीके से बहुत ही इर्राटिक रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये जब कोई भी चीज़ इर्राटिक होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो ये खराब होती है मार्केट्स के लिए और किसी भी चीज़ के प्राइस के लिए। यहाँ पर यही देखा गया कि आरबीआई ने कहा कि अभी भी कंसर्न्स हैं और अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने लग जाए, इसलिए आप देखें हमारे स्टॉक मार्केट के बढ़ने का भी एक रीजन ये इंटरेस्ट रेट साइकिल ही है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उनको अच्छा खासा लोन चुकाना होता है, उनके ऊपर लाखों करोड़ का लोन है, तो उनके लिए अगर इंटरेस्ट रेट 9% से 7% आ जाए तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा था इस पर और काफ़ी लोग खुश भी थे, लेकिन अब ये कंसर्न फिर से आ गए हैं कि महंगाई दर अगर फिर से बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ना बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के हाउस लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, सारे इंटरेस्ट कॉस्ट फिर से इंक्रीज होने लगेंगे। तो हमें ये जरूर देखना है और अभी भी रिलैक्स नहीं होना है, गवर्नमेंट का ये कहना है। अगली खबर है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। इंटेलिजेंस जस्ट गॉट रियल, आईटी कंपनीज हार्ड पिवट टू जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई के बारे में काफी लोगों को आप में से पता होगा, जो लोग चैट जीपीटी को जानते होंगे। बेसिकली आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो उसका आंसर बहुत ही आप कह सकते हैं लॉजिकली देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से देता है, जैसे कि आप किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे हो। ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जो इंडिया की टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर है जैसे कि इन्फोसिस, उसने अनाउंस किया है कि वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में आ रही है एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के साथ, जो एग्जिस्टिंग उनके क्लाइंट हैं, और उन्हें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन लेड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में एआई का इतना काम हो रहा है, इंडिया में कहाँ कुछ हो रहा है, जबकि हमारी आईटी कंपनीज इतनी सारी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर हमारी तरफ से, जबकि टेक्नोलॉजी जो है ये इंडिया में भी होनी चाहिए। तो इन्होंने रिवील किया इस एग्रीमेंट में कि ये मॉडर्नाइज करेगी और मेंटेन करेगी सर्विसेज, और इट इज एक्सपेक्टेड कि जो टोटल क्लाइंट स्पेंड टारगेट है वो है $2 बिलियन का अगले 5 सालों में। तो आईटी के लिए फिर से एक अच्छी न्यूज आई। और अब आप देखेंगे इस बार आईटी के स्टॉक्स एक हफ्ते से बहुत बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? सबसे 2 रीजन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आईटी को जो पैसा कमाना है वो आना है यूएस और यूरोप से। यूएस में महंगाई दर का डेटा बहुत अच्छा आया, तो उनको ये मान रहे हैं वो कि रेट जो है वहां पे भी इंटरेस्ट रेट वो नॉर्मल होगा, बढ़ेगा नहीं, पॉज रहेगा। दूसरा, इंडिया में जो भी कंपनीज हैं टीसीएस जैसी और कुछ और आईटी कंपनीज हैं, उनके आप कह सकते हैं फोरकास्ट बहुत अच्छा है। जब भी कोई कंपनी अपने रिजल्ट्स देती है साथ में फोरकास्ट भी देती है कि हम अगला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसा करती हैं। और ये जो फोरकास्ट है ये बहुत ही बढ़िया है, डबल डिजिट आया है कंपनीज के, और कुछ के रिजल्ट्स के भी एस्टिमेट्स उन्होंने बीट कर दिए। क्योंकि हम ही इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे अभी 1-2 महीने पहले कि किस तरीके से आईटी के रेवेन्यू कम होने वाले हैं, प्रॉफिट वही स्टेबल रहने वाले हैं। टीसीएस का भी रेवेन्यू कम होने वाला है, प्रॉफिट भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, रेवेन्यू में भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ गई। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसीलिए अचानक से स्टॉक प्राइसेस भी इतने ज़्यादा बढ़े, और क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग भी उसमें देखी गई। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया न्यूज़ है। और ये शुरुआत अभी इन्फोसिस से हुई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी इंडियन कंपनी प्लान करे। जैसे कि विप्रो ने कहा है कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करके अगले 3 सालों में एडवांस एआई कैपेबिलिटीज में। और टीसीएस ने तो प्लान किया है कि वो टैलेंट पूल बनाएगा 1 लाख लोगों का, जो जनरेटिव एआई एसोसिएट्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से एआई को लेके इंडिया में जो अब ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया है, और देखते हैं कि हमारी कंपनी टक्कर दे पाती है यानी बाहर की कंपनीज को, जैसे कि चैट जीपीटी है और गूगल की बार्ड है और भी ऐसे जनरेटिव एआई। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच। अगली न्यूज है एल&टी के सीईओ और सीएफओ के बारे में। अभी क्या न्यूज हो सकती है? एक्चुअली इन दोनों ने डबल डिजिट पे कट लिया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। आप देखेंगे जो 2 टॉप एग्जीक्यूटिव है एल&टी के, सीएफओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ने डबल डिजिट कट लिया है रेम्यूनरेशन में अपने। तो जो एस.एन. सुब्रमण्यम हैं, ये एल&टी के सीईओ और एमडी हैं, इन्होंने रेम्यूनरेशन लिया 35.67 करोड़ का FY23 में। ये 41% कम है पिछले साल से, जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें लिखा है। जो आर शंकर रमन है वो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर, उनका रेम्यूनरेशन जो है 22.56% डाउन था, और वो था
0.17 करोड़। अगर आप कंपेयर करें तो जो मीडियन रिम्यूनरेशन है सारे एम्प्लॉयज का वो बढ़ा है 3.06%, और अगर नॉन मैनेजरियल स्टाफ का देखें तो 7.72% बढ़ी है उनकी सैलरी। कंपनी ने कोई रीजन नहीं बताया इन दोनों के जो रिम्यूनरेशन डिक्लाइन है इसका, क्योंकि इन्हें ईमेल क्वेरी भी भेजी गई थी। लेकिन जो रेम्यूनरेशन है आप देखेंगे कि FY22 में दोनों टॉप एग्जीक्यूटिव्स की 100% से भी ज्यादा राइज देखी गई थी। तो आप कह सकते हैं मे बी उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस बीट ना किए हों, जो मैनेजमेंट के हों या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हों, कुछ भी रीजन हो सकता है। वैसे आप देखें कि 100% इंक्रीज क्योंकि पिछली बार हुआ था, तो इस बार 41% डिक्रीज करके भी वो ओवरऑल अच्छा खासा ही है, अगर वो 35 करोड़ और 22 करोड़ घर लेकर जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। धन्यवाद।